गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में डिस्कस करेंगे हम सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। ये वीडियो गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अन्य सब्जेक्ट के और बॉटनी के कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसे आप समय समय पर देखते रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आइकन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मैसेज के द्वारा मिलती रहती है। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के इस पेपर का एक टॉपिक सेलेक्ट किया जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। इससे पहले दो वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के, उसकी मैकेनिज्म, उसका पाथवे क्या होता है इत्यादि प्रकार का। तो विद्यार्थियों, पादप अपनी उपावश्यकीय क्रिया को संपन्न करने के लिए जल का बहुत अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। उस जल का कुछ भाग उस पादप के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और शेष जितना भी पार्ट होता है वो वापस वातावरण के अंदर किसी न किसी रूप से उत्सर्जित कर देता है। तो विद्यार्थियों, पादप के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में या जल की वाष्प के रूप में हानि होती, उस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे इस टॉपिक की पहली जो डेफिनेशन बनती है वो इस प्रकार की है। परिभाषा क्या हुई इसकी कि पादप के अथवा पौधों के वायवीय भाग जो सीधे वातावरण के संपर्क में रहते हैं, वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में हार्श और हानि लॉस होता है जल का। किसके द्वारा? प्लांट की एरियल पार्ट से हम इस क्रिया को ट्रांसपीरेशन अथवा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादप अवशोषित भाग का लगभग 98% वाष्प के रूप में मुक्त कर देता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब बहुत कम भाग होता है जो इसकी उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक सामान्य सा प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है या प्रयोग है जो कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रदर्शित करता है, डेमो करता है। तो विद्यार्थियों, इस हेतु एक पौधे लगे हुए गमले को लिया जाता है। इस गमले में एक छोटा सा पौधा लगा होता है जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटा सा प्लांट, इस पादप को पॉलीथीन से अथवा बेल जार से पूर्ण रूप से ढक देते हैं। ये एक बेल जार, ये बेल जार का वो भाग जिससे हम इसको आसानी से इसको पकड़ करके ऊपर की ओर उठा सकते हैं। इस बेल जार के आधारीय भाग को मोम लगा करके उसको वायु अवरोधित करते हैं।
ये बेल जार नामांकित करना चाहिए इसको। बेल जार पौधा, गमला और इस एपरेटस को धूप में कुछ समय के लिए 2 से 4 घंटे के लिए हम रखते हैं। रखने से क्या होगा कि वातावरण में उच्च तापमान के कारण और पादप के वायवीय भाग से जल की हानि होना प्रारंभ होगी। इस पौधे को बेल जार से ढका हुआ है, इसलिए निकलने वाली वाष्प इस जार की दीवार से टकराती है। इसके कारण कुछ समय के बाद में जब हम इस उपकरण को देखते हैं तो इस उपकरण के ऊपरी सतह की आंतरिक सतह पर जल की कुछ बूंदें देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों, ये जल की बूंदें कहाँ से आई होगी अथवा क्यों आई है, तो इसका कारण देखिए। जल की बूंद, जब हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष निकालने में ये पाते हैं कि पादप के इस वायवीय भाग से जल वाष्प के रूप में बाहर निकला और बाहर निकल के वाष्पें वो इस बेल जार की दीवार से टकराती है। टकराने के बाद में वाष्प पर टकराने पर अपनी कुछ ऊर्जा इस बेल जार की दीवार को दे देता है, जिससे वाष्प की ऊर्जा का मान या ताप का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप उसको उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संघनन के कारण वो वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस बेल जार की आंतरिक सतह पर देखने को मिलती हैं या एकत्रित होती है। अर्थात ये बूंदें आई हैं, वो कहाँ से आई है? वाष्प से आई है। और वो वाष्प कहाँ से आई होगी? पादप के वायवीय भाग से। तो ये था एक वाष्पोत्सर्जन को प्रदर्शित करने वाला छोटा सा प्रयोग, जिसको बेल जार विधि के द्वारा वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन के प्रयोग के नाम से जानते हैं। दूसरा देखते हैं कि इस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप में जल की हानि होती कितनी, एक्चुअली जल की कितनी हानि होती? सीधे सा बात है, पादप जिस जल को अवशोषित करता है उस जल का अधिकांश भाग वो अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रयुक्त करता है। उसके बाद में शेष भाग होता है वो पादप वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया में प्रयोग करता है। तो जो जल की हानि होती है वो पादप विशेष के अनुसार अलग अलग है। जो पादप चौड़ी पत्ती युक्त है उसमें जल की हानि ज़्यादा होती है। जिनमें पत्तियाँ जो कटी फटी होती है उनमें जल की हानि कम होती है। हमारे पास में 2 प्रकार के पादप सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक पादप वो होते हैं जो C4 पादप कहलाते हैं और दूसरे पादप वो होते हैं वो जिसको C3 कहते हैं। विद्यार्थियों, C4 पादपों में जल की हानि कम होती है, जल की हानि कम होती है अतः वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर कम होता है। जबकि C3 पादपों में जल की हानि अधिक होती है अर्थात वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है वो है जल की हानि से संबंधित, कि जल की हानि किस पादप में सबसे ज़्यादा होती है और किस पादप में सबसे कम होती है। कुल 95 से लेकर 98% भाग जल के रूप में निष्कासित होता है, अर्थात केवल 2% जल होता है वो ही पादप के उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। अर्थात अवशोषित जल और उस अवशोषित जल का उपयोग पादप के शुष्क भाग में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। तो शुष्क भाग या शुष्क भार का एक अनुपात आता है। इस अनुपात को वाष्पो उत्सर्जन गुणांक कहते हैं। एक नया टर्म्स है हमारे पास में, वाष्पो उत्सर्जन गुणांक। क्या हुआ?
पादप के द्वारा अवशोषित जल और उसके शुष्क भार में अनुपात को वाष्पोत्सर्जन गुणांक कहते हैं। क्योंकि C4 पादपों में जल की हानि कम होती अर्थात अवशोषित भाग शुष्क भार के रूप में ज़्यादा प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन गुणांक लगभग 200 से लगा करके 300 आता है। जबकि C3 पादपों में जल की हानि अधिक होती है, अर्थात 1 ग्राम शुष्क भार को निर्मित करने के लिए अवशोषित जल लगभग 400 से 500 होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन गुणांक C3 पादपों के लिए अधिक होता है। कुछ विशेष प्रकार के पौधे जैसे मक्का पर डे लगभग 3 से 4 लीटर पौधे 3 से 4 लीटर पानी का उपभोग करता है, जबकि भोजपत्र या वृक्ष जैसे प्लांट एक दिन के अंदर लगभग 30 से लगा करके 300 लीटर जल के अवशोषण का कार्य करता है। तो पादप विशेष के अनुसार अलग अलग होता है। मक्का लगभग 3 से लगा करके 5 लीटर जल का अवशोषण प्रति दिन करता है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो था भोजपत्र का, और भोजपत्र एक दिन में लगभग 300 लीटर जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। सेकंड भोजपत्र लगभग 300 लीटर। तो ये पादप विशेष के अनुसार जल की हानि लीटर प्रतिदिन, जल का अवशोषण और जल की हानि अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हमारा वाष्पोत्सर्जन संबंधी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक उसकी परिभाषा होगी और उसके साथ में इसका एक प्रयोग हो गया। दूसरा होता है इसकी जल की हानि कितनी होती है और कितना जल अवशोषण करता है। अब हम देखते हैं कि एक नया टर्म्स आता है जिसमें जल का वाष्प के रूप में हार सामान्य रूप से तालाब के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली परत से भी होता है। तो एक जलाशय है, इस जलाशय के इस जल की ऊपरी सतह पर जल के ये अणु भी वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। और पादप के एक वायवीय भाग जिसमें हम सामान्य रूप से पर्ण मानते हैं के द्वारा भी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो क्या इन दोनों क्रियाओं को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या फिर कोई अलग अलग नाम है? तो विद्यार्थियों, तालाब की सतह से या भूगर्भ की सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना सामान्य रूप से वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण हुआ। जबकि पादप के वायवीय भाग से जल ह्रास होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के संबंध में एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो होता कैसे। पहली कंडीशन कि वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती है, अर्थात कैसी हुई है भौतिक प्रक्रिया। सिंपल सी बात है, ये एक भौतिक प्रक्रम है। जबकि चूंकि वाष्पोत्सर्जन पादपों के जीवित भागों से होता है या पादपीय भाग से होता है, इसलिए एक जैविक उपापचयी क्रिया है। जैविक क्रिया पहली कंडीशन। इस क्रिया के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। जब उपापचयी क्रिया है ही नहीं तो ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। जबकि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त होती है, ऊर्जा का प्रयोग या ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तीसरी हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ऊर्जा का प्रयुक्त होने वाली कार्य की प्रक्रिया के रूप में इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर पर्ण
के इस छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होती है, तो वो विशेष प्रकार की एक संरचना होती है जिसको रंध्र कहते हैं। तो इसमें रंध्र प्रयुक्त होते हैं, तो ये रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। जबकि वाष्पीकरण है वो ऊपरी सतह से अथवा मुक्त सतह से होता है। जल की मुक्त सतह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लास्ट हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में कि पादप के ऊपरी भाग पर प्रकाश गिरता है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, एक अलग बात है। और जल की मुक्त सतह पर यदि कोई प्रकाश सीधा गिरता है तो वो प्रभावित होता है अथवा नहीं होता। तो इस क्रिया में क्या देखेंगे कि जैसे ही जल की मुक्त सतह पर प्रकाश सीधा गिरता है उस स्थिति में वाष्पीकरण लगातार बढ़ता जाएगा, अर्थात सुबह की तुलना में दोपहर में वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो तेज होती है। जबकि पादपों में वाष्पोत्सर्जन को देखते हैं तो ये जैसे जैसे प्रकाश गिरता है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित क्रांतिक अवस्था के बाद में वो वाष्पोत्सर्जन धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होता है, अर्थात उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण में क्या लिखेंगे कि प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या प्रकाश की प्रेजेंस में वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो करेगा किसको? रंध्रों की गति को या रंध्रीय गति को प्रभावित कर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो ये हमारा कुछ एक कंपैरिजन था वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के मध्य। वाष्पोत्सर्जन का अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो स्थल के आधार पर वाष्पोत्सर्जन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे पास में? ये आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हम जिस पादप भाग की बात कर रहे हैं, जो वायवीय भाग होता है, ये वायवीय भाग है। इस वायवीय भाग में कौन कौन से पार्ट उपस्थित हैं? तो वो एक तो इसका तना है, वो इसकी पर्ण है, वो इसकी शाखाएं हो सकती है। अब पर्ण पे पाई जाने वाली छोटी छोटी सतह छिद्रनुमा संरचना होती है वो रंध्र कहलाती है। दूसरा, इसके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो वातरंध्र जैसी संरचना पाई जाती है, या फिर इसकी पर्ण की सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस जैसी स्ट्रक्चर, उससे भी वाष्पोत्सर्जन होता होगा। तो इसके आधार पर हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है वो मूल रूप से रंध्रों के द्वारा होता है। चूँकि रंध्र पर्ण पर उपस्थित होते हैं इसलिए इसको पर्निल या फोलियर, पर्निल अथवा सेकंड नंबर पर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो फोलियर या स्टोमेटल। सेकंड, इसकी क्यूटिकल से भी होता है, क्यूटिकल एपिडर्मिस की जस्ट बाहर की ओर होती है, तो सेकंड आता है क्यूटिकुलर और एपिडर्मल। 2 चीज़ होगी, एपिडर्मल। और तीसरा इसके वातरंध्र से होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में निकलने वाली बार्क के द्वारा निर्मित होते हैं, तो हम उसको नाम वातरंध्रीय अथवा वातरंध्रीय या लेंटिकुलर प्रकार का कहते हैं। इंग्लिश के अंदर भी इसको हम साथ साथ में समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि लिखने में आसानी रहती है। इसको हम फोलियर लीफ और स्टोमेटल टाइप्स कहेंगे, स्टोमेटल टाइप्स। इसको क्यूटिकुलर
कुलर और एपिडर्मी लिखा हुआ है, और वातरंध्रों को कहा जाता है लेंटिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशंस। विद्यार्थियों, सबसे अधिक यदि वाष्पोत्सर्जन किसी भाग से होता है तो वो पर्ण है, वो लगभग 95 से लगा करके 98% होता है। इसके बाद में सेकेंड नंबर जो लगता है वो होता है क्यूटिकुलर अथवा एपिडर्मिस का, जो लगभग अप टू 2 से लगा करके 3% होता है। रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो होता है वातरंध्रीय का, जो लगभग 0.01% की स्थिति में पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन शब्द आते ही सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रश्न आता है, एक ही विचार आता है कि वाष्पोत्सर्जन पर्ण पे पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होता है। ये दो बातें बात की होती है। C4 प्लांट में चूँकि पर्ण कटिपत्री होती है, छोटी होती है, उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है, इसीलिए उस स्थिति में वहाँ पर जल को बाहर निकालने का एक प्रोसेस होता है, तब वहाँ क्यूटिकुलर या वातरंध्र काम आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पर्णिल या रंध्रीय संरचना में होती क्या है। तो विद्यार्थियों, रंध्रीय संरचना के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, या रंध्र हैं वो पर्ण पे पाए जाते हैं, जहाँ पर 1-2 कोशिका पाई जाएगी जो गार्ड सेल्स कहलाएगी। गार्ड सेल्स के चारों तरफ इसकी सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। मैकेनिज्म प्रोसेस हम ये पूरा देखेंगे कि आखिर इसमें होता कैसे है। तो इस रंध्र के द्वारा वाष्प बाह्य वातावरण के अंदर मुक्त होती है। दूसरा होता है क्यूटिकुलर प्रकार का, तो ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस की बाह्य सतह वातावरण के डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क में होती है, इसीलिए इस जल हानि को रोकने के लिए पादपों के एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर क्यूटिकल पाई जाती है। लेकिन डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होने पर यहाँ से भी या एपिडर्मिस की कोशिकाओं से भी जल वातावरण के अंदर लगातार मुक्त होता रहता है। इस वाष्पोत्सर्जन को नाम देंगे क्यूटिकुलर प्रकार का या एपिडर्मल प्रकार का। विद्यार्थियों, क्यूटिकल पाई ही इसीलिए जाती है कि एपिडर्मिस से जल की हानि नहीं होती। यदि क्यूटिकल की मात्रा अधिक है तो जल वाष्पोत्सर्जन कम होगा। यदि क्यूटिकल की मात्रा कम है या अनुपस्थित है, उस स्थिति में जल अधिक मात्रा में वातावरण में प्रवेशित होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। थर्ड प्रकार का देखते हैं हम, वातरंध्रीय क्या होता है। तो विद्यार्थियों, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है उस स्थिति में आंतरिक भाग में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण अधिक होने के कारण वो धीरे धीरे बाहर की ओर प्रसारित होते हैं। फलस्वरूप बाह्य सतह पर उपस्थित या फ्लोएम के बाहर की ओर उपस्थित कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से एपिडर्मिस धीरे धीरे टूट जाती है। उस स्थान पर कॉर्क कैम्बियम विकसित होकर के सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम का निर्माण करता है। ये हम सेकेंड ईयर के अंदर पहले पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ की द्वारा होती क्या है। जब पादप भाग क्या आंतरिक भाग उसके डायमीटर में प्रसार होता है तो बाह्य सतह होती है वो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ होती है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। इन टुकड़े को जो कि मृत होते हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होता है, उसको बार्क या शाल कहते हैं। इस शाल अथवा बार्क के टुकड़ों के मध्य एक छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र के जस्ट नीचे जीवित कोशिकाओं का एक समूह होता है। विद्यार्थियों, इस छिद्र नुमा संरचना को वातरंध्र कहते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रारूप से देखें तो ये टूटा हुआ भाग एपिडर्मिस का भाग है। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस लगभग विघटित हो चुकी है। जो पोर बना हुआ है वो इसका मध्य का भाग जो 2 शाल के टुकड़ों के बीच में है, इसके जस्ट नीचे की ओर कुछ जीवित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो सेकेंडरी वल्कोट का पार्ट हो सकता है। इन कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को सप्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री सेल्स, और ये हो गया एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के विघटन के बीच कारण इसके बीच में एक छिद्रनुमा संरचना बनी हुई है। विद्यार्थियों, इसको ही वातरंध्र कहते हैं। होगा कैसे इसमें कि
वातरंध्र से वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में इसकी जीवित कोशिका से जल धीरे धीरे इस रंध्र के नीचे पाई जाने वाली इस गुहिका में उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? जल उपस्थित होगा। बाह्य वातावरण के अंदर डीपीडी अधिक है जबकि आंतरिक भाग में डीपीडी कम है। बाह्य वातावरण में टेम्परेचर अधिक है, आंतरिक वातावरण में टेम्परेचर कम है। इसीलिए ये जल की बूंदें अथवा जल वाष्पीकृत होकर के वातावरण के अंदर मिल जाता है। इस क्रिया को ही वातरंध्र कहते हैं। तो हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार की हुई। पर्णिल अथवा रंध्रीय जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है, दूसरा क्यूटिकुलर अथवा एपिडर्मल प्रकार का, तीसरा वातरंध्रीय अथवा लेंटिकुलर प्रकार का वाष्प उत्सर्जन। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। तो हेडिंग हमारी वाष्पो उत्सर्जन की क्रियाविधि। इसलिए हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक रंध्र संरचना समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं 2 प्रकार के डायग्राम यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एक डायग्राम ये रंध्रीय संरचना का अनुदैर्ध्य काट, और दूसरा इसका टीएस काट। इन दोनों स्ट्रक्चर की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि तो ये इसके चारों तरफ पाई जाने वाली इस कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह, दोनों की सहायता लेंगे हम। ये जो कोशिका है वो द्वार कोशिका है तो इसको गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये जो कोशिका वो सिनरिज्ड सेल्स या कॉम्बिनेशन सेल्स कहलाता है, तो सिनरिज्ड सेल्स कहलाती है। साइड कोशिका कहेंगे उसको, गार्ड सेल्स कहेंगे। ये 2 द्वार कोशिका को प्रदर्शित करने वाला डायग्राम है और इसके बीच में पाई जाने वाली कोशिका नीचे जो मर्दूतक है जो इस रंध्र के नीचे पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको रंध्र नाम देते हैं, छिद्र नाम देते हैं। इसके बाद में दोनों तरफ पाई जाने वाली द्वार कोशिका और एक साइड कोशिका, तीनों को मिला करके हम उसको रंध्रीय उपकरण कहते हैं। इस छिद्र के नीचे ये जो एक बड़ा सा जगह पाई जाती है उसको उपरंध्रीय गुहिका कहते हैं। क्या कहेंगे? उपरंध्रीय गुहिका। मैकेनिज्म की क्रिया के अंतर्गत इस मर्दूतकीय कोशिकाओं से जल उपरंध्रीय गुहिका में इकट्ठा होगा, अर्थात ये कोशिकाएं वो स्फीति अवस्था में कोशिका है, इसलिए इस स्फीति अवस्था कोशिका से जल इस गुहिका में डीपीडी का मान उच्च होने के कारण, जबकि स्फीति कोशिका का डीपीडी का मान कम होता है, तो कम डीपीडी से ये अधिक डीपीडी की ओर जल गमन करता है। तो जल कहाँ आ गया? उपरंध्रीय कैविटीज में आ जाता है, वहाँ आने के बाद इकट्ठा हो जाता है। अब इसके बाद में बाह्य वातावरण का अगेन वातरंध्र की तुलना के समान ही बाह्य वातावरण का टेम्परेचर हाई होने के कारण और जल वाष्प की मात्रा कम होने के कारण डीपीडी का मान बाह्य वातावरण में बहुत अधिक होता है। इसलिए इस असमान डीपीडी के कारण जल की बूंदें उच्च वातावरण के तापमान की ऊष्मा को लेकर के वाष्पीकृत होते हैं, और वाष्पीकृत होते ही यहाँ पर डीपीडी का मान कम हो जाता है और यहाँ पर डीपीडी का मान बढ़ जाता है। इसी वजह से सामान्य विसरण क्रिया के द्वारा ये जल वाष्प के रूप में वातावरण के अंदर मुक्त होता है। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी प्रक्रिया थी जिसको हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अब आगे के वीडियोज में हम इसी टॉपिक को थोड़ा व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है या रंध्रों की गतिविधि के सिद्धांत कौन से होते हैं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।